So, hello guys, welcome back. So, in today's session, we will be discussing the paper of NEET 2024, especially the zoology portion. In last three classes, we have discussed the rest questions of the same paper, and the paper code is code T3. So, I hope बहुत enjoy करेंगे हम लोग मिलके इस सेशन को. ज़्यादा देर तक का नहीं चलेगा सेशन, जस्ट 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करना है. एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग यहाँ सिर्फ क्वेश्चन से डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ जिस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ना, उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ताकि उस टॉपिक से अगर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस बने, मतलब अपकमिंग ईयर नेट 2025 में, तो वो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाए. एक वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए कि देखो भाई, अगर नीट 2025 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो क्वेश्चंस का लेवल इस साल तो डिफिकल्ट होने वाला ही है. ज़्यादातर चांस है 99% चांस कि डिफिकल्ट होगा, क्योंकि देखो नीट का डिग्निटी के ऊपर सवाल है भाई. इतना सारे बच्चे मिलकर एक साथ 720 आउट ऑफ 720 मिल रहा है इतने सारे बच्चे को, तो डेफिनेटली ये तो नीट के डिग्निटी के ऊपर सवाल उठ ही रहा है. तो इस साल जो कमेटी बनाया गया था ना सुप्रीम कोर्ट के लीडर डायरेक्शन में, कि चंद्रशेखरन जो सर है, एक्स फॉर्मर चीफ ऑफ इसरो, तो उनका लीडरशिप पे जो मतलब कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी का रिकमेंडेशन था 7 तो उनमें से एक रिकमेंडेशन ये भी था कि पेपर का डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ाया जाए. ठीक है, इस साल पेपर का डिफिकल्टी थोड़ा तो बढ़ेगा, तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो. अच्छी तरीके से पढ़ लेने से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है भाई, सब कुछ ईजी हो जाएगा. तो चलो देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन. सो तुम लोगों का काम है एनसीईआरटी साथ में ले लो, जहाँ मार्क करते हो मार्क कर लो, जहाँ जो लिख रहे हो लिख लो अच्छी तरीके से, जहाँ जो नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, जो समझना है वो अच्छी तरीके से समझ लो. फिर भी अगर कुछ डाउट वगैरह कुछ रहता है तो जरूर कमेंट पे, एकदम कोई भी पैसा कुछ भी नहीं लगेगा भाई, कमेंट पे एक बार डाउट अपना डाल दो, आंसर मिलेगा ही मिलेगा 100% श्योर. ठीक है, दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज अशफाक एंड आई विल बी टेकिंग दिस क्लास टुडे. सो this is our part 4, and this is the first question of today's session, that is on 73 of code T3 paper of NEET 2024 UG. So the point is, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों का लास्ट सेशन का, सेशन जो 3 नंबर सेशन था, थर्ड लेक्चर था, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन था. तो इसको हम लोग फिर यहाँ ले आए. क्यों ले आए? ताकि हम लोग चाहते हैं भाई कि इसका थोड़ा अच्छी तरीके से और डिस्कशन हो जाए. ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है. स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है. तो इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड जो स्टेटमेंट 2 है वो दिया गया है, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय simple columnar brass border epithelium and increases the surface area for reabsorption. So in the light of the above statements, choose the correct answer from the questions given below. So बोला जा रहा है कि भाई कौन सा सही आंसर है, दोनों स्टेटमेंट से कौन सा वाला सही है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. तो देखो भाई अच्छी तरीके से देखो, ए वाला लाइन बहुत ही ज्यादा फेमस लाइन है, बार बार कहा भी जाता है पढ़ाते वक्त. हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बार बार कहते भी है कि भाई देखो ये यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन बनने का चांसेस है, यहाँ से क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन करता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है. क्वेश्चन बन गया एंड ए और भी और एक बार भी सेम क्वेश्चन आया है पीआई क्यूज में. आप अच्छी तरीके से अगर देखोगे पीआई क्यूज लास्ट 10 ईयर्स 10-12 ईयर्स, तो आपको जरूर मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ जो लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है भाई, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का जो आपका है ना क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है, डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब वाला जो चीज है, यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब जो है आपका, यहाँ थोड़ा यहाँ गलत लिखा गया है. क्यों गलत लिखा गया है? कि देखो जो यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब का जो आपका एना है, मैंने डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का, ये इम्परमेबल टू वाटर है. ये गलत बात है. ये परमेबल टू वाटर होता है भाई, एंड इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होता है. चीजों को थोड़ा यहाँ अल्टरनेट कर दिया गया है. वाटर जो है ना, वाटर जो है, वाटर परमेबल होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्परमेबल होता है. तो इसलिए ए वाला तो हो गया भाई गलत. सेकंड वाला जो बोल रहा है, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रास बॉर्डर एपिथेलियम. कितना सही तरीके से लिखा हुआ है. एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन. वेरी गुड, ये कंप्लीटली सही है. इंक्रीजेस द सरफेस एरिया कंप्लीटली सही है. ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल ब्रास बॉर्डर एपिथेलियम तक तो सही है, लेकिन भाई यहाँ जो है ना, यहाँ कॉलमनर नहीं होगा भाई.
ये गलत है भाई, यहाँ आपका क्यूबॉइडल होगा, यहाँ आपका क्या होगा, क्यूबॉइडल होगा। तो दोनों ही गलत हो गया भाई। राइट आंसर जो बनेगा आपका 4, ठीक है, 4 आपका सही आंसर बनेगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनीथिंग एनी कंसर्न्स, डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन है या एनसीईआरटी का पेज में इस सॉल्यूशन के लिए नहीं ले आया, लेकिन बाकी हर एक क्वेश्चन का आपको मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी से, ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी से ही हर एक आंसर बनेगा। नेक्स्ट वाला देखो। तो चलो ये हम लोग आज का फ्रेश क्वेश्चन है, जॉइंट्स, वेरी स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉइंट। जॉइंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हम लोग बोलते भी स्टूडेंट्स को कि यहाँ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होने का चांसेस है, यहाँ थोड़ा याद रखने में कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जॉइंट क्या है, अगर मोटा मोटा तौर से मोटा मोटा तरीके से बात करेंगे तो जॉइंट जो है ना भाई हम लोगों का, जॉइंट है जहाँ 2 और मोर बोन्स और कार्टिलेज मीट्स टूगेदर, जहां 2 और 2 से ज्यादा बोन्स और कार्टिलेजेस एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, अटैचेस होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। एंड जॉइंट्स क्या किस काम करता है, जॉइंट फैलक्रम का काम करता है। फैलक्रम, फैलक्रम मतलब क्या, किसी चीज के ऊपर जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर जब हम उसको इस तरफ मतलब कुछ मूव कर पा रहे हैं तो उसको फैलक्रम बोला जाता है। तो जॉइंट फैलक्रम की तरह काम करते हैं हम लोगों का बॉडी में। दिखाते हैं कैसे, डोंट वरी। तो फिब्रस जॉइंट जो है ये क्या है, कार्टिलेजियस जॉइंट, आपका हिंज जॉइंट एंड आपका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जॉइंट देखो भाई, जॉइंट 3 तरीके का होता है, जॉइंट 3 तरीके का होता है। क्या होता है कि एक फिब्रस जॉइंट, एक क्या होता है आपका बताओ कार्टिलेजियस जॉइंट, और एक तरीका क्या होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जो जॉइंट होता है वहाँ आपका क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड रहता है साइनोवियल कैविटी में, दैट्स व्हाई ये आपका एक थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से मतलब जितना नीड है उतना नीड के अकॉर्डिंगली आपका मूव 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 जो है मूव करने के लिए परमिट करता है, अलाउ करता है। लेकिन जो आपका फिब्रस जॉइंट है जो कि ब्रेन ब्रेन हम लोग का जो ब्रेन का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से रीजन से वो जो एक दूसरे से सूचर्स से कनेक्ट है ना, वो आपका फिब्रस जॉइंट से है। वहाँ मूवमेंट होता है, ब्रेन एक दूसरा के आपका थोड़ा मूवमेंट थोड़ा ही करेगा, कभी नहीं करेगा, तो मूवमेंट कतई नहीं अलाउ करता है। तो जहाँ फिब्रस जॉइंट है वहाँ कहाँ हो जाएगा, यहाँ ये 3 हो गया, स्कल में होगा, स्कल स्कल डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, किसी तरीके का कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, वो हो गया आपका फिब्रस जॉइंट। तो ये हो गया 3। अरे भाई ये ही आंसर है, इसी चीज क्वेश्चन को इस साल इजी बना दिया, मतलब 2-3 साल से क्वेश्चन को यही चीजें इजी बना रहा है। और भाई दो पहले क्या होता था, ए 3, तो ए 3 चारों ऑप्शन में ए 3 है, ए 3 ए 3 ए 3 ए 3, बाकी को मैच करो। यहाँ देखिए पहले बारे में कैंसिल आउट कर पाएंगे हम लोग कि भाई 1 3 4 तो नहीं होगा, समझ रहे हो, इसीलिए क्वेश्चन इजी हो रहा है। कार्टिलेजियस जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड आपका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट कहाँ मिलता है, देखो जो हम लोग का वर्टिब्री है ना, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री में लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा नहीं, लेकिन देखो जो डांसर वांसर होते हैं ना, जो जिम्नास्टिक होते हैं, जो जिम मतलब बहुत ज्यादा योगा वोगा करते हैं, उन लोग बहुत इजीली जो है कार्टिलेज इस तरह का, हम लोग भी देखो ये हो पा रहे, ये हो पा रहे, क्यों हो पा रहे, क्योंकि एक लिमिटेड मूवमेंट, हाथ के जैसे जैसे पूरा घुमा रहे हाथ इस तरीके से, तो पूरा मेरा कार्टिलेज यहाँ मतलब जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड है वो तो मूव नहीं करेगा, लेकिन एक थोड़ा बहुत लिमिटेड मूवमेंट अलाउ कर ही रहा है। तो आपका B1 हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल, देखो B1 मैच हो रहा है। सी क्या होगा, देखो सी हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट नी, जो नी है हम लोग का नी में मिलता है, एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका कहाँ मिलता है, सॉरी क्या कर दिया भाई मैंने, 2, ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। तो आपका 2 इज द राइट आंसर ओवर। एक बार देख लेते हैं इस पॉइंट को। तो एनसीईआरटी में जो बोल रहा है एक बार देख लो, जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स बोन्स के बीच में भी हो सकता है एंड बोन्स और कार्टिलेजेस के बीच में भी हो सकता है। तो यह जॉइंट मेनली हम लोगों का बॉडी में फैलक्रम की तरह काम करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। द मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट्स वैरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, कहाँ है, क्या नाम है, किस तरीके से उसका डिजाइन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिब्रस जॉइंट जो है भाई वो कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, एंड टू एंड एकदम फ्यूज रहता है, जैसे कि हम लोगों का स्कल बोन्स हो ना, ऑप्शन ए यही था, ऑप्शन ए वाला यही था। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है ये हम लोगों का एडजेसेंट वर्टिब्री, एडजेसेंट वर्टिब्री में रहता है एंड थोड़ा बहुत परमिट को, लिमिटेड मूवमेंट को परमिट करता है, ठीक है, इतना क्लियर है ना सबको। कार्टिलेजिनस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या है, यहाँ एक साइनोवियल कैविटी रहता है, जिस साइनोवियल कैविटी में क्या रहता है, साइनोवियल फ्लूइड, एंड ये ना थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है, एक कंसिडरेबल मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट अलाउ करता है। तो यहाँ ये यहाँ से बनता है क्वेश्चन
पहले तो एक बार PIQ आया था कि सिर्फ ये जो है ना सानिवेल जॉइंट्स, यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार क्वेश्चन आया है, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन बना है सिर्फ इसी टॉपिक से, कि यहाँ इसको मैच करने दिया था। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट कहाँ मिलता है, पिवट जॉइंट कहाँ मिलता है, सैडल जॉइंट कहाँ मिलता है, मेटाकार्पल जॉइंट कहाँ मिलता है। तो इस साल तो सिर्फ बॉल एंड सॉकेट जो है एंड हिंज जो है इसके बीच में आया था क्वेश्चन। तो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल में मिलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड आपका नी जॉइंट में मिलता है हिंज जॉइंट। तो ये वाला जो पोर्सन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिर भी क्वेश्चन आ सकता है 2025 में, 2026 में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरीके से समझ के रखो। तो जैसे कि मैंने बताया 3 तरीके का होता है, फिब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड सानेवल। 3 तरीके का, इमूवेबल, ए सेमी इमूवेबल एंड ए कंप्लीटली मतलब फ्रीली मूवेबल है। एंड दिस इज द पॉइंट जिसको हम लोग फैलक्रम बोलते हैं। देखो इसको अच्छी तरीके से, यहाँ है हम लोग का एक बोन्स, यहाँ है दूसरा बोन्स। तो ये जो दूसरा बोन्स, यहाँ एक बोन्स, यहाँ एक बोन्स, ये जो यहाँ से ना हम लोग जो ये कर पा रहे हैं जो, तो यहाँ जो अलाउ कर रहे हैं ना उसको फैलक्रम। जैसे फिजिक्स के टर्म में आप बताएंगे, तो अगर एक वुडलॉग है, एक अगर वुडलॉग है, तो वुडलॉग के बीच में क्या, अगर इस तरीके से हम लोग कुछ रखेंगे, तो यहाँ अगर फोर्स प्रेशर करेंगे तो यहाँ ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ ये करेंगे तो ये जो ऊपर नीचे आ रहा है, तो यहाँ जो कनेक्टेड है ना, तो ये काम करता है फैलक्रम की तरह। समझ आ रहा है, फैलक्रम 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 की तरह काम करता है। तो करेक्ट आंसर इज 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 175, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में बहुत सारे मेथड्स आते हैं, बैरियर मेथड्स, नेचुरल मेथड्स एंड मेडिकेशन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है। नेचुरल मेथड मतलब क्या, यहाँ जब हम लोग मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट्स का, कोई डिवाइस का, किसी का कोई मदद नहीं, सर्जिकल मेथड, किसी भी चीज का हम हेल्प नहीं लेते हैं, जो नेचुरली हो पाएगा, नेचुरली। ठीक है, नेचुरली हो पाएगा, उसको नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया है एक, ऑप्शन 1, सेकंड इज वॉल्ट्स, थर्ड इज क्वाइटस इंटरप्टस, फोर्थ इज पीरियोडिक एब्सिनेंस। तो पीरियोडिक एब्सिनेंस, so here the point is, just wait for a second, just a second. Okay, all right, all good, no issues, let's go, let's check. So which of the following is not a natural or traditional contraceptive method। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, एक बार देख लो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से। नेचुरल मेथड जो है, इस पे आता है एक पीरियोडिक एब्सिनेंस, एक आता है आपका विथड्रॉल, एक आता है आपका लैक्टेशनल एमिनोरिया। एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये दोनों तो बहुत सिंपल है, लैक्टेशनल एमिनोरिया में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को कभी कभी कंफ्यूज रहता है, लेकिन डोंट वरी, आई विल डिस्कस एवरीथिंग ओवर हियर। सो पहले पीरियोडिक एब्सटिनेंस को देख लेते हैं। तो हम लोग का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वुमेन के केस में क्या होता है भाई, देखो एवरेजली 28 डेज का लेते हैं हम एक साइकिल को। तो 0 से स्टार्ट होता है, 28 तक जाता है, एंड 14th वाला जो डे है, 14th डे को होता है हम लोग का ओव्यूलेशन का डे, ओव्यूलेशन। तो कोई कपल अगर चाहेगा कि हम लोग एक बेबी प्लान कर रहे हैं, बेबी लेंगे, तो उनका सबसे सही टाइम कौन सा वाला रहेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन के दिन में एक ओवम आएगा। ठीक है, ओवम का वैलिडिटी कितना दिन रहता है, 24 आवर्स अलाइव रहता है ओवम सेल। तो वो कपल प्लान करेगा कि भाई 14 डे को लेते हैं। ठीक है, 14 डे को ट्राई करते हैं, उसके बाद क्या होगा, ओवम रिलीज होगा तो बहुत बढ़िया होगा, फर्टिलाइज होगा, बच्चा होगा अच्छी तरीके से। लेकिन अगर नहीं चाहते हैं ना वो कपल कि नहीं भाई हम लोगों को नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10th, यहाँ 10th से लेके यहाँ 17 तक, ये जो डेज है ना, ये इस वाला पीरियड में आपको मतलब पॉइटस में या इंटरकोर्स में, मतलब विदाउट एनी प्रोडक्शन, आपको नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड के मदद से क्या करते हैं कि आप इस फेज में हम लोग एंगेज नहीं होंगे। अगर इस फेज में एंगेज नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, इस फेज में अगर एंगेज नहीं हो रहे हैं तो यहाँ तो भाई ओवम रिलीज होने का चांसेस ज्यादा है ना। तो अगर इस फेज में हम एंगेज नहीं होंगे तो ओवम बाद में देखो, फिर यहाँ भी ओवम नहीं है, इस तरफ भी ओवम नहीं है, यहाँ ओवम का चांसेस है, तो यहाँ रिस्क है। तो यहाँ अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज नहीं करेंगे खुद को, तो यहाँ क्या होगा, चांस होगा। तो एक नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड हो सकता है। दूसरा है आपका क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्शन सिंपली मीन्स, देखो मतलब पेनिस जो है वो आपका भेजाने का अंदर गया, अभी जब भी पेनिस से इजाकुलेशन होएगा, ठीक है, इजाकुलेशन होने के जस्ट प्रायर टू इजाकुलेशन होने से पहले हम उसको विथड्रॉ कर लिए, पेनिस को विथड्रॉ कर लिए, तो जो इजाकुलेट होके जो सीमेन आएगा, सीमेन भेजाने के अंदर नहीं जाएगा, सिंपल। अगर भेजाने के अंदर सीमेन नहीं गया तो वहां
जो स्पर्म है उभम से मीट नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये जो एक है क्वाइटस इंटरप्टस, ये भी एक अच्छा मेथड आपका है, ठीक है। तो लेकिन देखो यहाँ का जैसे सुविधा भी है तो सुविधा भी है, क्या है जरूर देखेंगे। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है, बहुत ही मोटा मोटा तरीके से बात को समझो। एमिनोरिया सिंपली मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बंद होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होना, उसी को बोलते हैं एमिनोरिया। अभी लैक्टेशनल मतलब क्या, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग। लैक्टेशनल मतलब क्या, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त, ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना एक महिला के बॉडी में, उसी को ही बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो जैसे कि, तो ऑप्शन क्या हो गया, नेचुरल मेथड कौन सा वाला नहीं है, वॉल्ट नहीं है। क्यों वॉल्ट नहीं है, वॉल्ट आपका हो गया है आंसर, क्योंकि वॉल्ट एक बैरियर मेथड के अंदर आता है, और भी उसका एग्जांपल है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट कैप। तो मैं जो बात कर रहा था यहाँ लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, एक बार देख लेते हैं इसको। अभी क्वेश्चन आ सकता है ना सर, लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है। जब एक नया पार्टुरेशन के बाद, मतलब जब बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चा हुआ होने के जस्ट बाद वो बच्चा क्या होगा, फ्रीक्वेंटली मम्मी का मिल्क, मतलब मिल्क मिल्क उसको पीना है, मिल्क पिएगा। तो मिल्क जब मम्मी को सीक्रेट करना है, मिल्क सीक्रेट करने के लिए पहले क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, देखो मम्मी किंतु बार बार फ्रीक्वेंटली एकदम मिल्क दे रहा है बच्चे को, ठीक है, दिन में रात में कभी बच्चा रो रहा है, मिल्क दे रहा है। तो मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है। अभी प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या गेम है, ये जब बॉडी में हाई लेवल पे रहेगा ना, एकदम हाई लेवल पे, हाई लेवल पे जब प्रोलैक्टिन रहेगा, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है भाई, देखो एक बार सुन लो अच्छी तरीके से। प्रोलैक्टिन जब बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से बॉडी में रहता है, तो ये क्या करेगा, जो हम लोगों का एंटेरियो पिट्यूटरी, जो आपका ओवरियन एक एक्सिस रहता है ना, मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस, ये एक्सिस को कर देता है सप्रेस। इसको कर देता है क्या, सप्रेस। तो इसको सप्रेस कर देने से क्या होगा, अगर इसको सप्रेस कर देगा तो जो हाइपोथैलेमस है ना, सप्रेस करने से क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज नहीं करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। ये हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जाता है पिट्यूटरी के पास, एंड ए पिट्यूटरी को जाके बोलता है कि भाई चलो आप जाके क्या सीक्रेट करना है आपको, एलएच एंड एफएसएच, एलएच एंड एफएसएच, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, the most important and crucial hormone for the menstrual cycle in a woman body. So अगर हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को रिलीज नहीं कर रहा है, ये अगर पिट्यूटरी के पास नहीं जा रहा है, तो एलएच एंड एफएसएच सीक्रेट नहीं होगा। ये अगर सीक्रेट नहीं होगा तो देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर, आई होप आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट पे पूछो, जरूर उसको कवर करेंगे। तो यहाँ वो सेम चीजें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से। विथड्रॉल मेथड में जैसे कि मैंने बताया कि भेजाने के अंदर जस्ट बिफोर इजाकुलेशन मुझे इंसेमिनेशन में पेनिस को विथड्रॉ करना पड़ेगा, ये है एक ऑप्शन। लैक्टेशन एमेनोरिया मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ। अभी देखो यहाँ जो मैंने बात कर रहा था, तो ये कितना दिन तक हो सकता है बच्चा, देखो मैक्सिमम जो है 4 to 6 मंथ तक, 4 to 6 मंथ तक, जहाँ फ्रीक्वेंटली मिल्क मिल्क मतलब दिया जा रहा है बच्चे को, और 4 to 6 मंथ तक ए पर सेट कर सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो 4 to 6 मंथ एकदम फ्री पीरियड है, आप विदाउट एनी मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव, विदाउट एनी बैरियर मेथड, विदाउट एनी, अब कोई भी मतलब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, कोई उभम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो उभम अगर नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि बच्चा मतलब फर्टिलाइजेशन का कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी आपको एक टास्क में देता हूँ, आप एक बार सोचो कि सर क्यों ऐसा हो रहा है। एक मम्मी था, मम्मी बच्चा दे दिया, बच्चा दे दिया, बच्चा भी धरती पे आ गया है,
उस बच्चा दूध पी रहा है, तो मम्मी फिर क्यों तभी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है? क्यों नेचर इस तरीके से बॉडी को डिजाइन किया है कि नेक्स्ट 6 मंथ 8 मंथ तक मम्मी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है? क्यों? और द रीजन बिहाइंड दिस, इसको सर्च करो अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर आपका आंसर मिलता है तो मुझे कमेंट पे बताओ कि सर मुझे ए मिला है। एंड अगर नहीं मिला है तो वो भी पूछ लो कि सर नहीं पता है, बताइए, आप बता दूंगा, नो इश्यूज। 4 to 6 मंथ। अच्छा, तो सर इसका एफिकेसी क्या है, क्या चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओवर प्रोड्यूस नहीं होगा? तो देखो भाई, अगर मम्मी उतना अच्छी तरीके से, मम्मी सेकेंडरी तरीके से दूध पिला रहा है, ठीक है, उतना इफेक्टिवली दूध नहीं पिला रहा है, कोई भी इशू हो सकता है, बच्चा कोई मतलब जो है आर्टिफिशियल किसी मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है, जो है मतलब जो सप्लीमेंट मिलता है ना उस तरीके का चीज के ऊपर, तो उस तरीके का अगर सेंस है तो मैक्स 1-2 मंथ के अंदर ही मतलब रीगेन हो सकता है। अगर मिल्क नहीं प्रोड्यूस होगा, मिल्क नहीं खिलाएगा मम्मी, तो प्रोलैक्टिन का लेवल नहीं रहेगा बॉडी में, प्रोलैक्टिन का लेवल घट जाएगा। और अगर प्रोलैक्टिन का लेवल घट जाता है तो ए वाला सप्रेस नहीं होगा, तो ए वाला सिग्नल आएगा, पिट्यूटरी ए वाला रिलीज करेगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो वह रिलीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये वाला चीज होगा। तो 6 मंथ तक आपका फेज है, एवरेज 6 मंथ पकड़ के चलते हैं हम लोग। तो देखिए एनसीईआरटी वही बोलता है कि 6 मंथ तक है, ठीक है, मैक्सिमम फॉलोइंग पार्टीशन के बाद वो 6 मंथ तक चलेगा। क्योंकि यहाँ इसका साइड इफेक्ट क्या है? कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है नेचुरल मेथड में, क्योंकि यहाँ कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा है, कोई हार्मोनल चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई डिवाइस बाहर से नहीं आ रहा है, तो एकदम एकदम फ्री पीरियड है, कोई भी आपका दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एक कंप्लीटली जो है कोई दिक्कत वाली ना है, ऑलमोस्ट नील है, ठीक है। लेकिन यहाँ फेलियर का चांसेस भी है, जैसे कि ए वाला जो है पेरियोडिक एब्सिनेंस वाला, इसमें भी फेलियर का चांसेस है। एंड ए वाला तो एकदम डेडली है, डेंजरस है, जो है क्वार्टस इंटरप्टस एकदम डेंजरस है, डेडली। डेडली क्यों? कि ज्यादातर बच्चे ना इसी तरीके से पैदा होता है। जब कपल विथड्रॉल मेथड का यूज करता है तो कपल का पता भी नहीं चलता कि कब प्रेग्नेंट हो गया है, तो 1-1.5 महीने बाद जाके पता चल रहा है, जब पीरियड्स नहीं हो रहा है तब, कि हाँ प्रेग्नेंट हो गया, तो ठीक है बच्चा रख लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चा बहुत सारा बच्चा इस तरीके से ही होता है, ठीक है, मतलब अनप्लान्ड बेबीज। तो ठीक है, जो भी है। हाँ, तो बैरियर मेथड में आ जाता है कॉन्डोम्स। एंड और एक ज्यादा यहाँ मतलब आपका ड्रॉबैक है कि यहाँ कोई आपका जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज और एसटीआईज जो होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो इसका भी रिस्क यहाँ रहता है, ठीक है। लेकिन जो आपका बैरियर मेथड है, यहाँ इसके बारे में एसटीडीज के लिए कंप्लीटली सेफ है, एकदम 100% तो नहीं बोलूंगा, 99.9% सेफ, ठीक है। थिन रबर का बना हुआ होता है, लैटेक्स शीट का, कंडोम्स नाम है उसका। मेल कंडोम्स भी होता है, फीमेल कंडोम्स भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, फीमेल्स कैन यूज डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, तो दीज ऑल आर द बैरियर मेथड्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आया था कि बैरियर है या क्या है। इसके अलावा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या जेलीज यूज किया जाता है ताकि इस पर मर जाए, ठीक है। तो इसके साथ साथ वो भी यूज किया जाता है ताकि अगर स्पर्म थोड़ा बहुत चला भी जाए वहाँ, तो क्रीम के वहाँ जो इफेक्ट रहता है ना स्पर्मिसाइडल क्रीम का, तो स्पर्म को मार डालता है। स्पर्म तो सेल ही है ना। गवर्नमेंट कैंपेन से निरोध को बहुत प्रमोट किया गया था, ये आपको याद रखना है यहाँ। तो एसटीडी एंड एड्स के लिए बहुत सेफ है। तो ये आपको चीजें थोड़ा बहुत यहाँ याद रखना है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, चलो। अभी एनिमल किंगडम से देखो, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एनिमल किंगडम इस छोटा सा चैप्टर से ही आया है। एंड इसका एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले किया है एनिमल किंगडम ने इस चैप्टर इस साल। तो प्लूरोब्राकिया कहाँ मिलता है? प्लूरोब्राकिया किसका एग्जाम्पल है? प्लूरोब्राकिया जो है वो हम लोग का टेनोफोरा का एग्जाम्पल है। रेडुला मोलस्का में मिलता है, स्टोमोकॉड हेमिकॉर्डिटा में मिलता है, एयर ब्लैडर ऑस्टिथिस का मिलता है। तो ये हो गया आपका 2, ए हो गया 2, यहाँ है 2, यहाँ है 2, आपका रेडुला हो गया 1, बी है 1, आपका 4 हो गया आंसर, नो डाउटेडली। सी हो जाएगा 4, डी हो जाएगा 3, ए हो गया आंसर। देख लेते हैं एनसीईआरटी में, एकदम एनसीईआरटी से सब कुछ एनसीईआरटी से लिया हुआ है भाई, देख लो। टेनोफोर्स के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, देखो एक बार। टेनोफोर्स के बारे में मुझे याद रखना है, ये सी ऑल नट्स और कॉम जेलीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सीलिया रहता है वो कॉम प्लेट्स के तरीके से रहता है, इसलिए उसको हम कॉम जेलीज भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है टेनोफोरा का, दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। रात में ना भाई लोग, ये लोग लाइट एमिट करते हैं, लाइट लाइट एमिट कर सकते हैं, तो इसको देखने में ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। गूगल करके देखना आप कि टेनोफोरा का बायोल्यूमिनेसेंस जो प्रॉपर्टी हो किस तरीके का होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस से ऑलरेडी पीआई क्विज में क्वेश्चन आया है,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल तो नहीं आया है लेकिन हो सकता है फिर अगले साल आ जाए, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो किया जाता है किसके द्वारा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, टेनोफोरा ऑप्शन दिया रहेगा, प्लूरोब्रैकिया, टेनोप्लाना, इस तरीके से इसमें से कोई एक को ले लेगा, बाकी तीन ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ले लेगा, कौन सा था। तो आपको याद रखना है प्लूरोब्रैकिया और टेनोप्लाना, ये दोनों के बीच में वो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, टेनो बायोल्यूमिनेसेंस वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ प्लूरो क्या हो गया, टेनोफोरा। मोलस्का के अंदर आप देख लो, मोलस्का का यहाँ हो माउथ, एंड माउथ के यहाँ जस्ट यहाँ एक पार्ट है जिसका नाम है रेडुला। तो रेडुला बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन में आता है रेडुला से। रेडुला स्पेशल प्रॉपर्टी है किसका, मोलस्का का। सेकेंड लार्जेस्ट है, इसका तीन डिस्टिंक्ट रीजन है, एक है हेड, एक है मस्कुलर फुट, एक है विसरल हम्प। विसरल हम्प जो है ना, इस हम्प के ऊपर आप यहाँ देखो अच्छी तरीके से, इस हम्प के ऊपर यहाँ देखो, यहाँ ये वाला इसको बोलते हैं ना मैंटिल, मैंटिल। तो मेंटल कैविटी कहाँ मिलता है, मेंटल कवर क्या है, ये मेंटल से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड रेडिला ग्रास्पिंग लाइक ऑर्गन, जो कि मिलता है हम लोगों का मोलस्का में। तो मोलस्का का एग्जाम्पल्स क्या है, ओ इस साल नहीं आया है लेकिन नेक्स्ट ईयर आ सकता है, उसको अच्छी तरीके से याद करो। हेमिकॉर्डेटा में क्या मिलता है आपका, यहाँ जो स्ट्रक्चर, यहाँ मार्किंग से क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम, इसका नाम क्या है, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, आप उसको फिल करो। तो इसका नाम है प्रोबोसिस, इसका नाम है कॉलर, इसका नाम है ट्रंक। यहाँ जो कॉलर रीजन है, कॉलर रीजन में एक इंटरनल ऑर्गन रहता है, जिस इंटरनल ऑर्गन का हम लोगों का नाम है स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड सर, यहाँ तो कहीं स्टोमोकॉर्ड नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ लिखा है स्टोमोकॉर्ड, तो देख लो। अच्छा, वो वाला कहाँ गया भाई, बैकडेटेड पीपीटी खोल लिया क्या मैंने, ठीक है जो भी है। तो यहाँ देखो, इस यहाँ यहाँ प्रोबोसिस के यहाँ 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 देखो कॉलर, सॉरी, ये वाला है स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल्स बालानोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑस्टिक्थिस का अंदर मिलता है एयर ब्लैडर। ऑस्टिक्थिस का एग्जाम्पल्स यहाँ से देखो, यहाँ से ऑस्टिक्थिस का जो है एयर ब्लैडर से क्वेश्चन ए वाला मिला आपको, ए वाला क्वेश्चन मिला एक, जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एयर ब्लैडर किसके अंदर है, एयर ब्लैडर, देखो एयर ब्लैडर से क्वेश्चन मिला है यहाँ ऑस्टिक्थिस का, मैच करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन इसी एक सिंगल पेज सिंगल टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आया है भाई लोग आपका इस साल, सेम नीट 2024 में। एक क्वेश्चन आज भी है, चलो डिस्कस करेंगे हम लोग कि एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, ठीक है, एंड टेरोफाइलम एंजल फिश। तो ए ऑस्टिक्थिस एक पर्सन से 8 मार्क्स, आप खुद ही सोचो, इतना ज्यादा एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक एग्जाम्पल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। जो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ा है वही इसको कर जाएगा। तो एक्सोसीटस जो है भाई, इसको फ्लाइंग फिश बोला जाता है, टेरोफाइलम जो है इसको एंजल फिश बोला जाता है। एंड ए सेम क्वेश्चन आपको आगे में दिखाऊंगा, आया है सेम क्वेश्चन। अच्छा, ए वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, कहीं अगर कुछ डाउट आता है, कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट पे लिखो भाई, ठीक है, एकदम फ्री हो के लिखो, फील फ्री टू राइट एनीथिंग वांट। सो एक्सोनिम क्या है, एक्सोनिम देखो भाई, सिलिया एंड फ्लाजेला के अंदर ना एक्सोनिम को पाया जाता है, सिलिया एंड फ्लाजेला के अंदर। पिक्चर ले आया हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्टविल कहाँ मिलता है आपको, सेंट्रियोल में मिलता है, दिखाता हूँ क्या होता है कार्टविल। क्रिस्टा मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सैटेलाइट मिलता है क्रोमोसोम में, बहुत ही आसान है। ए हो गया दो, ए हो गया दो, तर मतलब 3 4 कैंसिल आउट। आपका बी हो गया एक, बी हो गया एक, सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो देखते हैं एनसीईआरटी में। तो सेंट्रियोल जो है ना बाबा, सेंट्रियोल के यहाँ क्या होता है देखो, यहाँ कार्टविल लाइक एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel। मतलब क्या है, गाय का जो चक्का होता है ना, कार्टव्हील, इस तरीके का कार्टव्हील, तो कार्टव्हील तरीके का रहता है। सिलिया एंड फ्लाजेला के अंदर मिलता है हम लोग का एक्सोनिम, इसका जो कोर है उस कोर को बोलते हैं एक्सोनिम। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ ए एक्सोनिम, ठीक है, एक्सोनिम। एक्सोनिम में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, एक्सोनिम में क्या होता है भाई, देखो अच्छी तरीके से एक बार कि यहाँ देखो डबल डबल, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स डबल डबल करके है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल से डबल डबल करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं 9+2 स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया गया है, 9+2 स्ट्रक्चर, 9+2 स्ट्रक्चर, 9+2 एरे, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल किस एरे में आपका यहाँ रहता है, 9+2 एरे में। एंड यहाँ जो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो बीच वाला है इसको बोला जाता है रेडियल स्पोक्स, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अंदर वाला को बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन सब को बोलता है डाइनिन आर्म्स,
तो इस यहाँ तो क्वेश्चन ए वाला आया, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि डायनिन आर्म्स कौन है उससे क्वेश्चन बन सकता है, रेडियल स्पोक्स क्या है उससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला है एकदम इंसेटिव बेस्ड, आपको ये पता ही है। क्रिस्टा बोला जाता है इसको, क्रिस्टा कहाँ में होता है हम लोगों का, माइटोकॉन्ड्रिया में। आई होप इट्स क्लियर, आंसर मिल गया आप लोगों को। ऑन 78, which of the following statement is incorrect? Bioreactors are used to produce small scale bacterial cultures. Bioreactors have an agitator system, and oxygen delivery system, and foam control system. Absolutely right bro, ये completely सही है। इनकरेक्ट हमको ढूंढना है। बायोरिएक्टर ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करता है ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट बन पाए, इसीलिए इसका इतना ज्यादा महंगा मशीन हम लोग खरीदते हैं। सही है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टीयरिंग टाइप, ये भी एकदम सही है। लेकिन प्रोड्यूस स्मॉल, व्हाट इज दिस स्मॉल, लार्ज अमाउंट पे बनाने के लिए हम लोग इतना ज्यादा महंगा मशीन खरीदते हैं भाई लोग। ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा वन, तो वन विल बी द आंसर हुआ यार। ठीक है, बायोरिएक्टर्स को देखो, यहाँ स्मॉल वॉल्यूम्स का नॉट यील्ड, स्मॉल वॉल्यूम्स का नॉट यील्ड एप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसलिए हम लोग लार्ज क्वांटिटीज में बनाने के लिए बायोरिएक्टर्स को डेवलप किए। देखो इतना ज्यादा महंगा महंगा कॉस्टली मशीन, हम लोग फैक्ट्री बसा रही है भाई, तो कॉस्टली मशीन हम लोग थोड़ी लार्ज स्मॉल अमाउंट में बनाने के लिए बैठाएंगे, लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए बैठाएंगे। यहाँ देखो इंडिविजुअल है, a bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth conditions like temperature, pH, substrate, salts, vitamins। तो ये वाला है क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो वहां से आंसर मिल गया। उसके बाद वाला देख लो एक बार भाई, डायकाइनेसिस जो है, देख लेते हैं एक बार। जस्ट एक कॉल आया ना, तो वीडियो चल रहा है या नहीं, जो भी है ठीक है। ऑल राउट, साउंड तो आ रहा है ना, दिख रहा है, ऑल गुड, ओके। चलो देख लेते हैं एक बार इसको। डायकाइनेस जो है, डायकाइनेसिस पैकाटिन लेप्टोटिन, तो ये जो है हम लोगों का भाई, ये है आपका LZPDD, लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकाटिन डिप्लोटिन डायकाइनेसिस। तो ये जो है आपका लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकाटिन डिप्लोटिन डायकाइनेसिस, ये आपका मेनली है आपका जो मेनली है प्रोफेज, प्रोफेज ऑन ऑफ म्योसिस। 5 स्टेज रहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ से आया है, देखो आप लोग क्या होगा। डायकाइनेसिस मतलब क्या, सबसे लास्ट वाला जो है डायकाइनेसिस, सबसे फास्ट होगा लेप्टोटिन। डायकाइनेसिस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है सब कुछ। क्या ब्रेक होता है, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। जो कायस्माटा बनता है ना क्रॉसिंग ओवर के लिए, वो कायस्माटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाना, वो है लास्ट स्टेज, एंड वो आपका है डायकाइनेसिस। ये हो गया आपका दो, ये हो गया दो, एकदम आंसर मिल गया हम लोग को। पैकाइटिन क्या होगा, देखो बी हो गया आप लोगों का, पेरेंट्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, पैकाइटिन उपदशा। ठीक है, 4। जाइगोटिन क्या होगा, देखो एकदम सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। लेप्टोटिन क्या होगा, क्रोमोसोम्स लुक लाइक थिन थ्रेड्स, क्रोमोसोम्स को दिखने लगता है इस फेज में। तो आपका फर्स्ट विल बी द आंसर ओवर यार। एकदम एनसीईआरटी में हर एक चीज यहाँ मार्क किया गया है, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बना है। ठीक है, काजमटा पेपियरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स डिप्लोटिन काजमटा, ओके। चलो डायकाइनेसिस मिल गया आप लोगों को। कॉमन कोल्ड एकदम देखो भाई, ये टॉपिक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से, छोटा सा एक टॉपिक से आया है। ऑर्डल टेस्ट का क्वेश्चन एक बार आया है, इसी ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में किए थे, नीट 2024 में आया है, फिर आ गया है। टाइफाइड के लिए किया जाता है कॉमन कोल्ड, हम लोग किसके लिए करते हैं भाई, राइनो वायरस के लिए कॉमन कोल्ड करते हैं। हिमोजोन जो है, प्लाज्मोडियम हिमोजोन किसका नाम है भाई, नेम ऑफ द टॉक्सिन। ठीक है, जो कि टॉक्सिन क्या करता है, आरबीसी को रप्चर करता है, मतलब आरबीसी रप्चर होने के बाद टॉक्सिन रिलीज होता है। हिमोजन, हिमोजन जब ब्लड में रिलीज होता है तब क्या होता है, रिकरिंग फीवर आता है, रिकरिंग फीवर। ठीक है, राइनो वायरस है आपका, हो गया। टाइफाइड हो गया वाइडल टेस्ट, एलर्जी हो गया डस्ट माइट्स के लिए। तो आंसर क्या होगा, ये होगा आपका कॉमन कोल्ड होगा, राइनो वायरस, ये हो जाएगा 3। देखो एकदम कितना इजी, बी होगा 1, सी होगा 3, डी होगा 4, वेरी इजी, फर्स्ट इज द राइट आंसर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है आपका 181, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी, एकदम सही बात। कोलोस्ट्रम contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby, एकदम सही बात। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था भाई, अभी डिस्कस किया हम लोग, टेरोफाइलम, मिक्सिन, प्रिस्टिस, एक्सोसिटस, किसका एग्जांपल है, जल्दी बताओ। मिक्सिन है हैगफिश का,
बी है एक, बी है एक, तो यहाँ एक है, यहाँ एक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है। एक्सोसीटस अभी देखा हम लोग, क्या था भाई एक्सोसीटस। टेरोफिलम को हम लोग फ्लाइंग फिश बोले ना, टेरोफिलम को ये है चार, ये है चार, टेरोफिलम को हम लोग फ्लाइंग फिश बोले अभी, ठीक है। मिक्सिन हो गया हैग फिश, प्रिस्टिस हो गया, प्रिस्टिस हो गया सॉफिश, एंड आपका एक्सोसीटस जो है वो हो गया आपका एंजल फिश, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट आंसर है। टीआई प्लाज्मिड में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, वेरी इजी भाई, वेरी इजी, एकदम वेरी इजी। अच्छा, तो ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट क्या क्या रहता है? एम्पुला रहता है, इस्थेमस रहता है, और आपका इन्फांडिबुलम रहता है। यूटेराइन फंडस कहाँ से आ गया भाई? ये ऑड है, ठीक है। थर्ड विल बी द आंसर, क्योंकि ये नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जैसे कि देख रहे हो, इस्थेमस एम्पुला इन्फांडिबुलम पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, बट यूटेराइन फंडस इज नॉट द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, क्लाइनेफेलिस। डाउन सिंड्रोम क्या होता है भाई बताओ? 21st क्रोमोसोम में, 21st क्रोमोसोम में जब एब्नॉर्मलिटी होता है, ठीक है, तब हम लोग का बनता है डाउन सिंड्रोम। अल्फा थैलेसीमिया, दो एच बी ए ऑन जीन एंड एच बी ए टू जीन, ये जो जीन है, ये जीन आपका रिस्पॉन्सिबल है कहाँ के लिए भाई? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 16th क्रोमोसोम के लिए ना, 16th क्रोमोसोम के लिए अल्फा थैलेसीमिया 4, 16th क्रोमोसोम में ए वाला होता है। एंड आपका एच बी बी जीन है बीटा थैलेसीमिया के लिए 11th क्रोमोसोम में, एच बी बी जीन, ठीक है। उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, एक एक्स क्रोमोसोम का ज्यादा हो जाना। तो ए हो गया आपका 3, बी हो गया 4, बी हो गया 4, सी हो गया 1, ठीक है। फर्स्ट आंसर यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, एक बार पढ़ लो, बहुत इजी है। डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखा हुआ है, ट्राइसोमी 21 यहाँ हो गया। यहाँ दिखा देते हैं HbA1 HbA2 हो गया, HbB जीन 11 क्रोमोसोम, यहाँ हो गया आपका 16 क्रोमोसोम। एकदम लाइन एकदम झक्का, आंख चला जाना चाहिए वहाँ, ठीक है। यहाँ डाउन सिंड्रोम का है, जीन नंबर पूछ लिया तो इससे आ सकता है कि भाई क्या क्या होता है, बताओ सिम्टम, बताओ क्या क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, सिम्टम बताओ। सिम्टम अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो। अगर कहीं कुछ डाउट वगैरह है तो जरूर एक बार पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। एंड बाकी 3 पार्ट आया है, बाकी 3 पार्ट को एक बार देख लो, खुद प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, बहुत ही ज्यादा काम पे आने वाला है। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी किसी तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मेरा सोशल मीडिया पे मुझे ज्वाइन करो, मैसेज करो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, आई विल बी देयर टू आंसर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। ये सब कुछ पीडीएफ मिलेगा, ठीक है।